नमस्कार दोस्तों। तो अपने हाउसेस की सीरीज को शुरू रखते हुए देर ना करते हुए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं कि लाल किताब के अनुसार जो फर्स्ट हाउस है उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, फर्स्ट हाउस से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं और फर्स्ट हाउस को हमने देखना कैसे है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। जो लोग स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के लर्नर्स हैं उन लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि फर्स्ट हाउस जो है उसको कैसे देखा जाता है। तो आई होप आपको स्क्रीन जो है वो दिख रही है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आज बात करेंगे लगन के बारे में, इस हाउस के बारे में। ये जो फर्स्ट हाउस है इसे लगन बोला जाता है। ये मेष राशि यहाँ पर कंसिडर होती है, क्योंकि लाल किताब में हम लोग फर्स्ट हाउस में फिक्स तौर पर मेष राशि कंसिडर करते हैं। सूर्य यहाँ पर उच्च का ही रहता है और शनि यहाँ पर नीच अवस्था में होते हैं। फर्स्ट हाउस जो है वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट हाउस नेम को, फेम को, हेल्थ को, शोहरत को। हमारा जो इज्जत है, हमारी शोहरत यानी कि हमारी जो मशहूरी है, हम कहाँ कहाँ फेमस हैं, हम कौन कौन से सेक्टर में फेमस रह सकते हैं, उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हमारी शोहरत किस हद तक बढ़ेगी वो फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, हमारा चेहरा कैसा रहेगा, वो सब इस फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। हेल्थ मींस ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि 12 के 12 घर जो हैं कुंडली के वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए किसी भी घर को डिनाई नहीं किया जाता, लेकिन फर्स्ट हाउस जो है वो ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अब फर्स्ट हाउस जो है इसको देखना कैसे है? फर्स्ट हाउस जो है उसको देखने के लिए एक चीज सबसे पहले मैं और बताना चाहता हूं कि फर्स्ट हाउस जो है, हमारी जो कुंडली होती है वो 3 सेक्टर्स में बटी होती है। लाल किताब कहती है कि हमारी एक कुंडली जो है उससे हम अपनी 7 पुश्तों का पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं? हमारी कुंडली 9th हाउस जो होता है ना, ये पिछली 3 पुश्तें, यानी हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे परदादा, 3 पुश्तें 9th हाउस बताएगा। दरमियान में हम होते हैं फर्स्ट हाउस में, और आने वाली 3 पुश्तें 5वें घर से देखी जाती हैं। मीन्स कि हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा पड़ पोता। तो 3 हो गई पिछली पुश्तें, सेंटर में हम खुद हैं, और आने वाली 3 पुश्तें 5वें घर से देखी जाती हैं। और वो भी फिर इसी तरीके से ये एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है 1 5 9 का, यानी कि बुजुर्ग, हम खुद और हमारी आने वाली पुश्तें। इस तरीके से 7वां घर, 7 पुश्तें देखी जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है वो फर्स्ट हाउस होता है, क्योंकि वो हम हैं। हम खुद क्या डिसीजन लेते हैं उसी से हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर हम अपने कर्म अच्छे करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे बच्चों को भी अच्छी वाइब्स ही पहुंचेंगी। अब फर्स्ट हाउस जो है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट हाउस को देखा कैसे जाता है? फर्स्ट हाउस जो है उसमें बैठा हुआ प्लेनेट जो है वो राजा कंसिडर किया जाता है। कुंडली का राजा होता है फर्स्ट हाउस। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है 7th हाउस। 7th हाउस जो है वो राजा का वजीर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस के प्लैनेट 7th हाउस से जागते हैं। अगर 7th हाउस में कोई प्लैनेट होगा तो फर्स्ट हाउस के कोई भी प्लैनेट्स जो हैं वो अपना इजीली रिजल्ट देते रहेंगे। और फर्स्ट हाउस 7th को देखता है, इसलिए वो फर्स्ट हाउस के प्लैनेट 7th हाउस के प्लैनेट में भी रिजल्ट डालेंगे। अब अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में प्लैनेट है और 7th हाउस आपका वेकेंट है यानी कि खाली है,
अगर फर्स्ट में कोई भी अच्छे प्लैनेट्स हैं, सेवंथ खाली है, तो ऑब्वियसली आपके फर्स्ट हाउस के प्लैनेट्स अच्छा रिजल्ट या अपना पूरा रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में उस इंसान की तरक्की कब और कैसे होगी? ऐसे केस में अगर फर्स्ट में प्लैनेट है और सातवां खाली है, तो जब इंसान की शादी होगी, शादी होने के बाद उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो मिलने शुरू होंगे। यूं भी कहा जा सकता है कि शादी के बाद भाग्योदय होगा। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। अब दूसरी चीज जो है, फर्स्ट हाउस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होता है 11th हाउस से। यूं कह सकते हैं कि 11th हाउस जो है वो उस राजा की टांगे हैं। तो फर्स्ट हाउस ने सातवें घर की हेल्प से 11th हाउस से इंप्लीमेंट करना है। आई होप आपको एरोज जो हैं वो समझ आ रहे होंगे। मैं दोबारा बता देता हूं सारा, या इन एरोज को ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट हाउस जो है वो आपका राजा है कुंडली का सबसे पहले। दूसरे नंबर पर जो फर्स्ट हाउस है वो सातवें घर से जागेगा, या अगर सातवां घर खाली हो तो शादी के बाद भाग्योदय होगा। और फर्स्ट हाउस के प्लैनेट्स जो हैं वो 11th हाउस के प्लैनेट के जरिए अपना पूरा असर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मींस की कॉम्बिनेशन बन गया 1 7 और 11। अब ये चीज कैसे देखी जाएगी कि राजा ने जो भी इंप्लीमेंट करना है, यानी कि 1 7 11 का कॉम्बिनेशन जो होगा वो फर्स्ट हाउस के इंप्लीमेंट के लिए ज्यादा जरूरी होगा देखना। अगर 11th हाउस खाली है तो आपको उसके चक्कर में देखना पड़ेगा मरकरी, यानी कि मरकरी कुंडली में कैसा है, मरकरी आपको देखना पड़ेगा। मींस कि अगर कुंडली में मरकरी शुभ अवस्था में है तो 11th हाउस खाली होने के नाते राजा का इंप्लीमेंट बढ़िया होगा। अगर मरकरी कुंडली में खराब है तो फर्स्ट हाउस ने जो अपना असर 11th हाउस के जरिए दिखाना था, मरकरी खराब होने के नाते वो खराब हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अब ये तो हो गया था कि फर्स्ट हाउस। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट हाउस जो राजा है वो अपना असर कैसे दिखाएगा। अब एक चीज ध्यान में रखिए, आठवां घर जो होता है कुंडली का वो राजा की आंखें होती हैं, यानी फर्स्ट हाउस का प्लैनेट 8th हाउस की नजर से सातवें घर को देखेगा। आई रिपीट, फर्स्ट हाउस का प्लैनेट आठवें घर की नजर से सातवें घर को देखेगा। अब ये देखिए, ये एरो बन गया यहां पर। अब इसको अगर इजी वे में समझें तो दो तरीके से सेम बात समझाऊंगा। ये समझिए कि मैं इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल के यहां पर सन है, फर्स्ट हाउस में हम सन कंसिडर कर लेते हैं। सेवेंथ हाउस में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं मून को, और 8th हाउस में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं राहु को। तो अब क्या होगा, यूं समझिए कि सन ने राहु की नजर से चंद्रमा को देखना है। अब सूर्य ने अपनी नजर राहु की रखी है। अब राहु जिस नजर से चंद्रमा को देखता होगा वैसा रिजल्ट आएगा। यानी ये समझिए कि सूरज ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और राहु की नजर से वो चंद्रमा को देख रहा है। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर 7 और 8 ये दो हाउसेस में बैठे हुए प्लैनेट्स अगर आपस में एनर्जी वाइज शुभ हैं,
तो इंसान को रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और 1 और 7 के प्लैनेट भी आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर 7 और 8 के प्लैनेट आपस में शत्रु हैं तो 1 और 7 भी आपस में शत्रुता करेंगे। ठीक है जी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसको फर्दर और डिटेल से अगर समझा जाए तो एक चीज और पॉइंट जो कि मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट हाउस में अगर आपके पास या आपकी कुंडली में एक से ज्यादा ग्रह हैं, यानी कि 2 प्लैनेट्स हैं या 3 प्लैनेट्स हैं या 4 प्लैनेट्स हैं फर्स्ट हाउस में, तो वो प्लैनेट्स का कंजंक्शन या कॉम्बिनेशन आपके ऊपर कैसा रिजल्ट डालेगा, उसको चेक करने के लिए आपको अपने चार्ट में वीनस देखना पड़ेगा कि कुंडली में शुक्र कैसा है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र का रिजल्ट अच्छा है तो वो लगन में बैठे हुए प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। और अगर कुंडली में शुक्र खराब है तो लगन में बैठे हुए ज्यादा प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन आपके लिए बुरा फल देगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर और चीजें जो मैं बताना चाहूंगा वो ये हैं कि जब आपको फर्स्ट हाउस देखना है तो 9th हाउस की मदद मिलती है, क्योंकि 9th हाउस फर्स्ट हाउस की बुनियाद होती है। और फर्स्ट हाउस का प्लैनेट 5वें घर को मदद करता है, यानी यहां पर जो प्लैनेट भी होगा वो प्लैनेट फर्स्ट हाउस के प्लैनेट को हेल्प करेगा, और फर्स्ट हाउस का प्लैनेट 5th हाउस के प्लैनेट को जो है वो फेवर करेगा या असर पहुंचाएगा बेनिफिशियल। अब डिपेंड करेगा कि फर्स्ट हाउस में प्लैनेट कैसा बैठा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे रूल्स थे जो कि फर्स्ट हाउस के रिगार्डिंग आप लोगों को मैं डिलीवर करना चाहता था। इन रूल्स को ध्यान में रखकर कॉम्बिनेशंस को बना करके प्रिडिक्ट किया जाता है। कभी भी सिर्फ एक प्लैनेट को ध्यान में रख के, सिर्फ एक प्लैनेट की प्लेसमेंट को ध्यान में रख के प्रिडिक्शन करना गलत है। किस हाउस का किस प्लैनेट के साथ या किस हाउस के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है उसकी पूरी सीरीज चल रही है, इसलिए पूरी सीरीज को ध्यान में देखिएगा, रखिएगा, समझिएगा और फिर कुंडली दिखाइएगा। तो आपको आपकी कुंडली के जो योग हैं लाल किताब की नजर से वो डिटेल से समझ आएंगे, ताकि आपको भी लाल किताब की अवेयरनेस आ सके। लाल किताब मेरी जान है, इसलिए जो लाल किताब के बारे में भ्रांतियां हैं कि इलॉजिकल है या लॉजिक्स नहीं है, उन सबको क्लियर करने के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। पूरी सीरीज को ध्यान में से रख के सुनिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।